Welcome back, my dear students, in this physics class. Myself Amit. Today we'll study one of the important concept of the physics, which is known as electric flux and Gauss's law. Very important concept. Even in examination, you may get a plenty of questions regarding that, either objective or numerical, any way, but definitely question would be asked from this topic. Gauss's law. Before knowing the Gauss's law, we'll have to understand what is called the electric field, that already we know, and what is called the electric flux. चलो भाई फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, हम इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे यहाँ पे. फ्लक्स बड़ा अजीब नाम लग रहा है, बट what is flux? Suppose that this is area, any area you can take it. Okay, you can take. So what flux says that? Suppose these all are the electric field lines. How much electric field is contained by a certain given area? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी के एरिया में, इसी को मेजर करने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस सर्टेन एरिया में है. तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू द गिवन सरफेस. किसी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होती हैं, दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. थ्योरेटिकली किसी गिवन सरफेस से, किसी गिवन प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, उनके नंबर्स ही क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं. मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तभी जान सकते हैं, इसको फाई से लिखते हैं, जब हम जानेंगे किन किन बातों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डिपेंड अपॉन विच ऑफ द क्वांटिटीज. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, more the electric field would be there, more the electric field line would be there, more the flux would be there. तो ये क्या बताएगा, phi proportional to E. जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होगी, जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा, उसका फ्लक्स उतना ही अधिक होगा. और दूसरा देखिए, जितना बड़ा एरिया होगा उतना अधिक उसमें से पास होंगी. ये बात भी तो है, ये बात भी तो है कि मोर द एरिया मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू दैट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी अकॉर्डिंगली. इसका मतलब क्या हुआ, फाई प्रोपोर्शनल टू डी ए एरिया. इसका अगर हम एरिया वेक्टर एरिया डी ए ले लें, लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, नंबर 2, एक बात क्या समझने की है कि इस एरिया को हम एरिया वेक्टर सपोज करते हैं. अगर ये एरिया है कोई, तो हम इसको एरिया वेक्टर सपोज करते हैं. कैसे हुआ एरिया वेक्टर, इस एरिया के एरिया वेक्टर याद रखिएगा, इस सरफेस के, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. एरिया वेक्टर कैसा होता है, अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, दैट इज अ डिफरेंट केस. लेकिन हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा, ये दिमाग में बैठा लो, एरिया वेक्टर जो होता है इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा. तो एरिया यहाँ क्या है, एरिया वेक्टर है. अब उसके बारे में एक चीज़ और हम बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा. तो यहाँ से जो फार्मूला होता है फाई, आपको लग गया, ई और डी ए पर डिपेंड करता है. ई इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डी ए इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज एरिया को हम किस फॉर्म में लेते हैं, डी ए फॉर्म में लेते हैं. और एन कैप इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो इस एरिया को क्या बना रहा है, यूनिट एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है. फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए. अब हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ा था,
क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ई और डी ए इनके मैग्नीट्यूड हुए, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। देखो बेटा, गॉस थ्योरम में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो एंगल कहाँ से और कैसे निकालेंगे। अब इस फिगर में देखना, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास हो रही है तो आपको लगेगा इस एरिया के सब परपेंडिकुलर जा रही है। क्यों? एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। ऐसा नहीं होता, गलती कभी नहीं करना है। हमें प्लेन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि एरिया वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है। अगर आप देखो, अब बहुत सब सही से आपको समझ में आएगा। इसका एरिया वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, लाइन ऐसे समझो इसको, ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सब कैसे जा रही है? इस तरह जा रही है। तो आप बताइए, इनके और इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हमको इस प्लेन से मतलब नहीं, हमको ये देखना है इस एरिया की एरिया वेक्टर से इंटेंसिटी के बीच कितना एंगल बन रहा है। अब देखो, अब आपको और समझ में आ जाएगा। अगर एरिया वेक्टर ऐसा और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, तो अब ये बनाएंगे कितना एंगल? थीटा एंगल। ये एंगल से मतलब है, हमें इस एंगल से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हमको इस एंगल से मतलब नहीं है कि इस सरफेस से ये कितना एंगल बन रहा है। हमको इससे मतलब है इसके एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस एंगल पे गुजर रही है। तो बड़ा सीधा फंडा है बेटा। अगर सारी सीधी गुजरेगी, सारी सीधी जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी, तो बहुत सी नंबर ऑफ लाइन जाएंगी। बहुत सी नंबर ऑफ लाइन जाएंगी, इसका मतलब बहुत अधिक फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स कब होगा? जब स्ट्रेट जाएंगी। अब दिमाग लगाना, जब सारी स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब इसके एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ई डी ए कॉस 0, और वैल्यू केवल कितना आ जाएगा? ई डी ए। In this case, flux would be maximum. When it will come at theta angle, whatever value we'll put there of theta, value will decrease of flux. और अगर ऐसा हो जाए, अब दिमाग लगाओ आप लोग, ये है एरिया और ये है इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी ऐसे जा रही हैं, तो इस एरिया वेक्टर से कितने एंगल पे गई? 90 डिग्री पे। याद रखना, जब एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पर फ्लक्स जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, एंड दैट केस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। तो एंगल जब भी लेंगे कहाँ से लेंगे? एरिया वेक्टर से लेंगे। ये दिमाग में बात रख लो फ्लक्स के केस में। अब बात सुनो एक और, दिस मच अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो अब बताते। सपोज दैट ये तुम्हारा कोई भी एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो आप देखोगे इधर का जो एंगल आ रहा है इसके बीच, चाहे जिस एंगल पे जाए वो पॉजिटिव एंगल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? और अगर इधर हमें फ्लक्स निकालना है, तो इस एरिया वेक्टर से ये किधर हो जाएगा? 180 डिग्री पे हो जाएगा। इसका मतलब इधर क्या हुआ? लेस देन 90 पे हुआ, इधर क्या हुआ? मोर देन 90 पे हुआ। ठीक है? तो जब भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती दिखेंगी, तो उसका फ्लक्स कितना होगा? नेगेटिव होगा। और जब किसी सरफेस से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती दिखेंगी, तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। याद रखो, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव, इनवर्ड्स नेगेटिव, आउटवर्ड्स पॉजिटिव। अंडरस्टूड? फ्लक्स को रखने के दिमाग का तरीका, जैसे यहाँ किया आपने तो कितना डिग्री बना? 180 डिग्री बना, और cos 180 की वैल्यू कितनी थी? -1 होती है, तो फ्लक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम फ्लक्स के एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या लें, और आउटवर्ड ले या इनवर्ड ले? हम बताए थे एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप कोई भी ले लीजिए, दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू। बट हम जब
पूरा फंक्शन का निकालेंगे फ्लक्स, तो हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, जो डायरेक्शन हमने पहले ली थी उसी डायरेक्शन को हमेशा हम फॉलो करेंगे। क्लियर? ओके। आपको मालूम बेटा, अगर इसे हम अगर फ्लक्स की हमें निकालनी हो कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स, देन हाउ विल वी कैलकुलेट? सी, फॉर्मूला वी नो, phi is equal to E इंटू डी ए। ई इंटेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम है ना, न्यूटन पर कूलम इंटू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट वुड बी द यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस पे डिपेंड करता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, इस पर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप पर। एंड योर एग्जामिनेशन, दिस इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक, डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग दैट। सो लेट्स सी। भाई फ्लक्स तो पढ़ लिया, अब फ्लक्स का सपोज दैट बेटा, अगर हमें इस सरफेस का फ्लक्स निकालना समझ में आता है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है या कोई पार्ट है या कोई एरिया है, उसके अंदर से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वहाँ तो एरिया तो किसी प्लेन का हो सकता है, तो वहाँ तो हम फाई स्क्वायर डी ए फार्मूला लगा लेंगे, ई डी ए। जब किसी क्लोज सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना होता है, सपोज दैट ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इन सबका फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसी के लिए गॉसेस थ्योरम आया था या गॉसेस लॉ आया था। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है? बहुत आसान है बेटा, समझिएगा। गॉसेस थ्योरम प्रूफ करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। सपोज दैट ये पूरा जो सिस्टम है ये इनक्लोज्ड है, इसके अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो गॉसेस लॉ यही बताता है कि इस पूरे सरफेस का जो फ्लक्स होगा इन वैक्यूम, इट वुड बी 1/ε0 ऑफ क्यू। कितना आसान है। सरफेस, किसी सरफेस का निकालना है, प्लेन का निकालना है, ईडीए लगा देंगे फाई इक्वल टू, लेकिन क्लोज सरफेस आया, कोई शेप आ गया, तो उसके लिए गॉसेस लॉ लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface in vacuum is 1/ε0 times of charges, net charges। नेट चार्ज माने हो सकता है इसके अंदर बहुत से चार्जेस हों, उन सारे चार्जेस को हम ऐड कर देंगे, और जो नेट चार्ज आएगा अगर उसमें हम ε0 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अब तुम कहो ये 1/ε0 आया कहाँ से, उसी को हम प्रूफ करेंगे गॉसेस लॉ में। तो पहले ये दिमाग में लगाना है कि गॉसेस लॉ होता क्या है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1 इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ टोटल चार्ज, नेट चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए हमने गॉसेस लॉ पढ़ा है, इसीलिए हमने फ्लक्स पढ़ा है। और फ्लक्स निकाल कैसे सकते हैं बेटा? आप पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, किसी सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जाता है कि स्मॉल एलिमेंट लेते थे और उसके बाद थोड़े थोड़े सारे, अगर उसको लेना है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे और बाद में सारे पार्ट को हम क्या कर देंगे, सारे पार्ट से जो फ्लक्स आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर? सिमिलरली वी विल डू हियर ऑल्सो टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द गॉस थ्योरम। अब देखना जरा, गॉस थ्योरम क्या हुआ, समझ में आया? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ नेट चार्ज। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस, पूरे किसी क्लोज सरफेस का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, नेट चार्ज। प्रूफ करते हैं। चलो भाई, ये स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया,
डेरिवेट कर रहे हैं गॉस थ्योरम। कितना आसान है देखना, ठीक है। इससे पॉइंट पी पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, हमने बोला था ना स्मॉल एलिमेंट लेना है, उसे स्मॉल एलिमेंट का नाम डी एस ले लिया, और बाद में हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग निकाल के ऐड क्यों नहीं करेंगे, इंटीग्रेट इसलिए कर देंगे क्योंकि अगर ये आर रेडियस यहाँ से यहाँ तक है तो हर तरफ इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर हर तरफ इसकी डिस्टेंस सेम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, इस किसी भी पॉइंट पर सेम आएगी, इसलिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब देखना ध्यान से, ये डी एस से मैंने बताया था, इसका जो रेडिया वेक्टर होगा इस डी एस का परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। और आपको ये भी मालूम है बेटा, किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण, हमने ये पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब इधर इधर हर तरफ जाएगी और यहाँ भी ऐसे बाहर जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा ज़रा, ओके डन। अब आप समझिएगा इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जिस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम माने एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ये बात दिमाग में रखना है। और हम क्या जानते हैं, अब फ्लक्स इस छोटे से स्मॉल सरफेस के लिए क्या फार्मूला है, फाई इक्वल टू ई डी एस, यही तो हम जानते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस, या वेक्टर हट जाएगा, कॉस थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू केवल क्या आएगी, ई इंटू डी एस। अभी डी फाई निकाल रहे हैं, डी फाई क्यों निकाल रहे हैं, तो कि स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूरा सरफेस का ही निकालना हो इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे बेटा, फाई की वैल्यू, फाई मीन्स, चलो फाई ही रख दो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ बनेगी वो आपको बताते हैं, चलिए। क्लियर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 शुरू हुए हैं आर पे ही आएंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई डी एस, अब देखना ज़रा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, इंटेंसिटी की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि हर जगह यह इक्वल है सरफेस पे, चलो उसको कांस्टेंट के रूप में समझ लेते हैं, और इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है किसी डेरिवेटिव के साथ, उसको बाहर करते हैं, ई को बाहर करते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब बताओ, प्रूफ हो गया, डी एस पूरा जोड़ देंगे तो स्फेयर का एरिया बन जाएगा। छोटे छोटे एलिमेंट सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा, पूरे स्फेयर का एरिया। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर, 4 पाई आर स्क्वायर, एग्री। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू क्या आई, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा हाँ, यहाँ एक चीज़ भूले हैं, ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 4 पाई आर स्क्वायर। देख क्या कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूफ करना था, फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज। हो तो गया प्रूफ, गॉस थ्योरम आ गया भाई। पाई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ EDS, surface integral of EDS means that flux of a closed surface EDS, और यही इक्वल किसके हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन डॉट। बात समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बनेंगे, याद रखना, ये कुछ पॉइंट जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ दे दिया, सरफेस दे दिया, चार्ज के अंदर इनक्लोज्ड है, तो याद रखिएगा
चार्ज जो होता है वो, जो फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, सब पे कितना चार्ज है इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड है। अगर सिमिलर चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस, सरफेस चाहे जिस भी शेप साइज का है, फ्लक्स इक्वल होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीडियम सेम है, क्यू सेम है, तो चाहे जिस भी शेप का हो इसका फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। पहला बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज बाहर है इसके, तो इसके कारण कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज द कंडीशन, चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड। ओके, जो सरफेस से इनक्लोज चार्ज है, लेना देना बस उसी से है। ये दो बातें याद रखिएगा गॉस थ्योरम की। जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे, देन आई विल टीच यू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कुछ एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम conceptualize this concept. If you like this video, share, subscribe and like it. And my dear students, mind your physics.